हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम आपको पता है, ध्यान देना। ऐसे लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, बट उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों पड़ा, ध्यान देना। एक्चुअली में जो आपका चैप्टर है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, ध्यान देना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये होता क्या है, पूरी स्टोरी को आप समझेंगे, पूरी स्टोरी को समझेंगे। 1820 ईस्वी की बात है। ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया था? एक्सपेरिमेंट। ध्यान से ध्यान देखने वाला, यहाँ पे माइंड आपको रखना है। ये एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया था, ध्यान देना। जैसे ही मान ले बेटा कि आपका कोई वायर है या कोई कंडक्टर मान लो, कोई कंडक्टर मान लो। जब इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जब पास कर रही थी, जब इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर रहा था, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा था, तो विद्युत धारा का मतलब क्या? आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, आवेश जब प्रवाहित हो रही थी, जब आवेश का फ्लो हो रहा था, तो देखा जा रहा था कि इसके जो सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग मतलब इसके चारों ओर एक चीज़ का निर्माण हो रहा, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दें, एक चीज़ का निर्माण हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो अपना जो सत्यापन किया था, सत्यापन के लिए उन्होंने मैग्नेटिक नीडल का यूज़ किया था, चुंबकीय सुई का यूज़ किया था। तो आप इतना आप समझेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से वही निकाला था कि अगर कोई वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, वो वायर भी हो सकता है, वो भी एक तरह का कंडक्टर ही है, कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर से यदि इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्ज को प्रवाहित करते हैं, तो अगर आप करोगे तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग चारों ओर क्या का निर्माण होगा? मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण। तो यहाँ से उन्होंने समझ गए बात समझ गए कि विद्युत धारा के प्रवाह अर्थात विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण होने की जो घटना है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की जो घटना है, इस घटना को ही उन्होंने बोला था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? कोई पूछेगा क्या है, बताओ। तो आपको जवाब देना है कि जब किसी भी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उस चालक के सराउंडिंग यानी कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह घटना या फिनोमिना का जो नाम दिया ओरस्टेड ने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने साफ एक बात बता दिया कि यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है, यानी कि विद्युत आवेश, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक जो फील्ड है, एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। और यहाँ से एक नया चैप्टर दिया जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोग इसी चैप्टर की ओर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व मतलब विद्युत चुंबक से संबंधित है, विद्युत चुंबक से संबंधित है। विद्युत का मतलब आवेश जो है मैग्नेटिक फील्ड से जो है रिलेटेड है। जब आवेश चलना शुरू करता है ना किसी वायर से, तो उस वायर के सराउंडिंग क्या चीज़ का निर्माण कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब दोनों रिलेटेड है। लेकिन यार एक चीज़ यहाँ पर ट्विस्ट है, देखो क्या, अगर कोई आवेश रेस्ट में है, जैसे ये देखो ये चार्ज है आपका, इसको मैं रेस्ट में मान लेता हूँ। अगर ये रेस्ट में है, किसी पॉइंट पर ये रेस्ट में है, तो ये अपनी सराउंडिंग सिर्फ एक चीज़ का निर्माण कर सकता है, वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। आप मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, आपके माइंड ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से नोट तैयार करोगे, कितना हमारे बातों को गंभीरता से सीरियसली सुन रहे हो। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वह सिर्फ एक ही चीज़ को जो है निर्माण कर पाता है, एक ही चीज़
प्रोड्यूस कर पाता है या जो भी वो लोग उत्पन्न कर पाता है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। लेकिन ये जब चलना शुरू करता है, रन करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है? जब ये चलना शुरू कर रहा था, तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, जब ये विद्युत आवेश जब चलना शुरू कर रहा है तो क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है? क्या चीज़ का निर्माण हो? बोलो, क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो पूछेगा आपसे, गतिशील आवेश किस चीज़ का उत्पन्न करता है? गतिशील आवेश के कारण क्या उत्पन्न होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र। और स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होती है? तो विद्युत क्षेत्र। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कॉन्सेप्ट। अब हम आपको बताते हैं एक नया बात, ध्यान देना, बहुत गंभीरता से आपको देखना है, बहुत गंभीरता से आपको देखना है। अब मेरा जो हेडिंग होने वाला है वह हेडिंग होने वाला है, ध्यान देना, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, मेरा नया हेडिंग है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र में एक बात को अगर स्किप कर दिया तो नहीं समझ में आएगा। गतिशील, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। चलो, दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कौन किया था? तो रस्टेड ने किया था। कब किया था ये भी आपको पता चल गया। चलो, अब जो मैंने आपको बताता हूँ, इस हेडिंग का मतलब बेटा, हेडिंग लगा लेना, आप लोग भी हेडिंग लगा लेना। अब चलो देखो, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो, लेट कर लो, ये कोई सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज किसको कहते हो? जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, ये सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट पर, ओ बिंदु पर है, इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने एक पॉइंट ए लिया और इस पॉइंट पर मैं क्यू आवेश को रख दिया, स्मॉल क्यू को। क्या लगता है, इस पर बल लगेगा? इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस पर बल लगेगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि आप पता है ना, कुलम्ब्स के जो रूल्स था, कुलम्ब का जो लॉ है, उस लॉ से आपको पता है कि यदि दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होता है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अटेंड करता है, लगाता है। तो ये जो सोर्स चार्ज, इस पर तो फोर्स लगाएगा। अगर हम इसको टेस्ट चार्ज मान लें, टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं? हिंदी में उसको कहते हैं परीक्षण आवेश। अगर इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हो तो टेस्ट चार्ज का दो मतलब होता है। टेस्ट चार्ज वैसे चार्ज को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलेस्ट होता है। एक्चुअली में जो कुलम्ब का जो लॉ है, उस लॉ को समझो। वो कहता है कि अगर दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे हो तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड वाला। अगर ये इस पर लगाता है 10 न्यूटन तो ये भी लगाएगा उतना, बट डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट होगा। ये आप समझ रहे हैं? दोनों का अनुपात कितना होगा बेटा, बता सकते हो? रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखो, कहता है, जब कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि दो आवेश है, एक 10 कूलम का, एक 5 कूलम का, दोनों एक दूसरे पर तो बल लगाएगा बेटा। अब दोनों के द्वारा लगाए गए बलों का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 1:1 हो जाएगा, 1:1। क्यों? क्योंकि ये जितना इस पर फोर्स लगाएगा उतना ये भी लगाएगा। अगर ये 10 न्यूटन तो ये भी 10 न्यूटन। अब दोनों का रेशियो निकाल दो, 1/1 आ जाएगी ना, बट डायरेक्शंस अपोजिट हो जाएगा। तो रेशियो में डायरेक्शंस कहाँ से यार? रेशियो क्वांटिटी जो है स्केलर है, उसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं देखेंगे, बस ये चीज़ है। आप समझ रहे बातों को? लेकिन टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलेस्ट होता है। सोर्स चार्ज इस पर फोर्स लगा पाएगा, लेकिन ये नहीं लगा पाएगा, ये जो स्मॉल क्यू इस पर नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं सर? इसका उतना ताकत नहीं है, बिकॉज मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा, नहीं लगा पाएगा। तो ये तो लगाएगा, तो कितना लगाएगा बताओ? आप तो जानते हो ना कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा हो तो उस टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज के द्वारा कितना बल लगता है। तो मैं आपको बता दूं, बल जो लगता है, रे बाबा, बल लगता है Q × वेक्टर। क्या आप जानते थे? बोलो, यू नो ना? चलो, कहाँ से इसको मैंने बताया? क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी का फार्मूला जानते हो, वेक्टर एफ अपॉन क्यू, ये भी जानते हो, बोलो जानते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो ना। यहाँ से आप इसका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है बेटा, या विद्युत क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ ना, यहाँ से ऐसा यूनिट बताओ ना, तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, E बराबर फार्मूला होता है माइनस में डी वी बटा डी एक्स, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डी वी अपॉन डी एक्स इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको कहते हैं विभव प्रवणता। और यहाँ से आपको सवाल उठ सकता है कि जो ऋणात्मक विभव प्रवणता है, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। अगर यहाँ से अगर आप निकालते यूनिट ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, ई का, ऊपर तो भी है, भी मतलब पोटेंशियल हो गया बेटा, तो उसका बोल्ट हो जाएगा। नीचे ई एक्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डी एक्स का मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, अरे हो ना डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाता है मीटर। तो बोल्ट प्रति मीटर एंड न्यूटन प्रति कूलम आर सेम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लिख लोगे, पढ़ने का एक शैली होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख लिए, इतना का यूनिट ऑफ दिस, ऐसे कर लोगे, वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम, दोनों से लेगा। पढ़ने का एक तरीका होता है ना रे, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। चल तो वेक्टर एफ बराबर आप जाने इतना होता है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जो है एक आवेशित कण जिस पर आवेश क्यू है, तो कितना फोर्स उस पर लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स है बेटा, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, राइट। इतना तक तो क्लियर हो गया ना, अरे बोलो हाँ या ना। चलो आप चलते हैं आगे। लेकिन सर मेरा हेडिंग देखो क्या था, कुछ मजा आ रहा है, देखो हेडिंग क्या था, हेडिंग है कि चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात थोड़े ना करेंगे, ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैटर हो गया। हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान दें, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। चलो मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात करते हैं। चलो हम लोग तो काम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो देखो आप मैग्नेटिक फील्ड का स्टोरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव, रेस्ट चार्ज क्या क्रिएट कर सकता है और मूविंग चार्ज क्या क्रिएट कर सकता है, ये दो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से, यूनिट भी आपको याद रखना है बेटा, बहुत आपसे उम्मीद करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना है। अब सो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, मान लो इसको आप कोई मैग्नेटिक फील्ड है इतना दूर, इसको आप मान लो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का भी कोई ना कोई दिशा होगा। तो मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कुछ इस प्रकार से है, देखो मैं ले लिया इस प्रकार का दिशा है चुंबकीय क्षेत्र का, वेक्टर बी से सूचित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, मैंने ऐसे मान लिया, डायरेक्शन मान लिया इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे एक आवेशित कण है, एक कण मान लो, और इस कण पर क्यू आवेश है। ये आवेशित कोई पार्टिकल है बेटा, कोई पार्टिकल है जिस पर चार्ज कितना है, क्यू। वो रेस्ट में नहीं है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण बनाते हुए इतना वेलोसिटी से, मतलब भी वेलोसिटी से वह मूविंग कर रहा है, गतिशील है, मूविंग है, कितना कोण पे, थीटा कोण पे। अब क्या करेगा, सोचो। ये मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकल पर जिस पर चार्ज कितना बेटा, क्यू। अब ये मैग्नेटिक जो फील्ड है इस पार्टिकल पर जिस पर आवेश कितना है, क्यू, उस पर फोर्स लगाएगा। सर क्यों फोर्स लगाएगा, उसको क्या बिगाड़ रखा है ना, फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा, वो चाहेगा कि बेटा तुम जो इस डायरेक्शन में जो गतिशील हो ना, तुम मेरे डायरेक्शन में गतिशील हो जा। कोई भी यार दैनिक जीवन में भी देख लो, अपने लाइफ में भी देख लो, अगर कोई भी आप पर फोर्स लगा रहा है किसी भी बात को लेकर के, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति आपको अपने जैसा बनाना चाह रहा है। वही बात है,
जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से है, इस पर फोर्स लगाने की वजह क्या हो सकता है? उसको चाह रहा है कि तू बेटा मेरे डायरेक्शंस में आ जा। अगर तुम मेरे डायरेक्शंस में, अगर मान ली कि ऑलरेडी अगर ये जो आपका आवेशित कण है अगर ऐसे ही गति करता इसके डायरेक्शंस में, तो उस पर क्या फोर्स लगाना है? नहीं लगाता ना। मैं पूरी स्टोरी समझ लीजिए स्टोरी को, यही बातें हैं। अच्छा एक चीज़ और बेटा ध्यान रखना, अब तो फोर्स लगाएगा। अगर इसके डायरेक्शंस में रहता गतिशील तो नहीं लगाता, लेकिन अभी तो लगाएगा। लेकिन लगाएगा यार, कौन सा बल लगाएगा? विद्युत बल कि चुंबकीय बल? तो जी सर, विद्युत बल तो ऑप्शन में ही नहीं है, चुंबकीय बल लगाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है। तो चुंबकीय बल लगाएगा तो कौन से डायरेक्शन में लगाएगा, वो बात की बात है। पहले कितना लगाएगा, इस पर तो बल लगाएगा, पहले कितना लगाएगा? तो ध्यान देना कितना लगाएगा, मैं आपको बताता हूँ कितना लगाएगा बल, वो देखना। अब Q आवेशित कण, Q आवेश युक्त कण पर, ध्यान देना, Q आवेश युक्त कण पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगा मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, कितना फोर्स लगाएगा, तो देखो कितना लगाएगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ई पार्टिकल पर चार्ज कितना बेटा? Q। तो आप Q ऐसे लिख दोगे, बोलो लिख दोगे? जी सर लिख दूंगा। अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट दो तरीका से ले सकते हो, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर भी ले सकते हो, या इसका ऑपोजिट, लेकिन ऑपोजिट ही चलेगा, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B चलेगा। कंफ्यूजन नहीं, वहाँ पर पूछता है, क्वेश्चंस करेगा कि एक Q आवेश युक्त कण पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, यदि वह V वेलोसिटी से गतिशील है, कितना फोर्स लगेगा। इसी ऑप्शन को इतना ही फोर्स लगेगा बेटा, ये इतना ही लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया, फार्मूला हो गया। इसी को आपको उलट करके दे देगा, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर, ये दे देगा। ये मत सोच लेना कि दोनों एक ही चीज़ है, नहीं। दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, आप पढ़े होंगे। डॉट रहता तो चलता, बट क्रॉस इज नॉट कम्यूटेटिव ऑफ टू वेक्टर, आप याद रखना। तो इतना इस पर फोर्स लगेगा। इसको अगर आप ब्रेक कर दो तो वेक्टर एफ एम एस जी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला ही होता है। तो इसी पर मैंने आपको ब्रेक कर दिया, तो इतना हो गया, इतना फोर्स लगेगा। बोलो हाँ या ना, कुछ पकड़ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। सर फोर्स जो है, चुंबकीय बल की बात हो रही है, चुंबकीय बल लगा इतना। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि, उसका दिशा क्या होगा सर? तो डायरेक्शंस निकालने के लिए ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन चाहते हो, क्या चाहते हो? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड रूल का यूज़ करोगे। राइट हैंड रूल का मतलब आपको भी पर अपने ये हाथ रखना इस प्रकार से, भी पे, और इसको बी की ओर ऐसे लपेटोगे ना आप इस प्रकार से ऐसे, तो जो आपका अंगूठा है ना वही होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शंस। ये है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फोर्स का। ये कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात आपको समझ में आ रही है? यही बातें थी, स्टोरी यही है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, अब हम आपको चलते हैं लेकर के आगे। केस नंबर 1 याद कर लो। अच्छा एक चीज और, क्या सर, अगर स्टोरी समझना, अगर स्टोरी बातों को समझना, अगर ये आवेश जो है ये भी वेलोसिटी से गतिशील ना होता, रेस्ट में होता, तो क्या इस पर फोर्स लगता चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा? रेस्ट में सिर्फ रखा होता, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें सिर्फ रखा होता, क्या लगता? नहीं लगता। फोर्स जीरो होता। क्यों सर, क्यों जीरो होता? क्योंकि यार ये गांठ बांध लो, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इसको ब्रेक करोगे तो ये होगा
यार अगर पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में होता, वेलोसिटी नहीं होती उसका, जीरो होता वेलोसिटी, तो जीरो इंटू कछु रिजल्ट जीरो हो जाता। कुछ समझ में आ रहा है बात को? कोई पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई आवेश युक्त कण को रेस्ट में रख दिया गया, तो बताइए उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर कितना फोर्स वर्क करेगा? सर जीरो, बिकॉज वेलोसिटी जीरो है ना। बात समझ में आ गई? लेकिन सर अगर जो है ये जो आवेश युक्त कण है इसके डायरेक्शंस में ही गति करता, चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में, कुछ इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से, तो हमें तो लगता है कि वेक्टर भी और वेक्टर बी पैरेलल हो जाता, ऐसे पैरेलल हो जाता, तो थीटा के डिग्री हो जाता 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? 0। मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले भी बता रखा था कि यह फोर्स इसलिए लगाता है क्योंकि वो अपने डायरेक्शन में लाना चाहता है। जब ऑलरेडी तुम उसके डायरेक्शन में हो, 0 डिग्री के एंगल पे हो, तो बेटा उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। क्लियर है? अच्छा बताओ, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बोलो। कर देगा क्वेश्चन, कोई आवेश युक्त कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश भी वेलोसिटी से गतिशील हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। आप माइंड को वहाँ पर प्रेजेंट करना और अपनी पढ़ाए हुए टीचर्स के जो मेहनत है उसको वहाँ पे फॉलो करना, वहाँ पे सफल बना देना। ऐसा ना हो कि यार यू माय डॉग, याद नहीं आ रहा है क्या बताया था, ऐसा कोई बात नहीं। चलो देखो ये हो गया फर्स्ट बात है। सेकंड बात देखो तो यार इस आवेश युक्त कण पे उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सबसे ज़्यादा बल कब लगेगा? सबसे ज़्यादा बताओ, सबसे ज़्यादा कब लगेगा? अभी यहाँ ऐसे डायरेक्शन इस प्रकार से गतिशील कर रहा है तो इसको मोड़ना पड़ेगा इतने ना। अगर यहाँ ऐसे गति करता तो और ज़्यादा इसको उधर ले जाना पड़ता। अगर ये ऐसे गति करे, ज़रा सोच के देखो ना यार, ऐसे बिल्कुल बी के परपेंडिकुलर अगर ये गतिशील होता, देखो ये जो कण है इस प्रकार से ऐसे वेलोसिटी से गतिशील करता, ऐसे गति करता, तब चुंबकीय क्षेत्र को लगता है कि ससुरा बहुत ज़्यादा हमको भार पड़ेगा यार, इतना इसको घुमा करके हमारे डायरेक्शन में लाना होगा। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी भी आवेशित कण पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? मैक्सिमम अधिकतम चुंबकीय बल कब लगेगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना बेटा, जब थीटा को अगर आप 90 डिग्री कर दो ना, थीटा को 90 डिग्री कर दो, तब लिख सकते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री हो तब मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, ध्यान देना, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है। क्या होता है? तो मैक्सिमम होता है। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बात को पकड़ रहे होंगे। अब देखो, अब इसी पर चल जाते हैं। फार्मूला क्या जानते हो बेटा? मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला जानते हो कि वी बी साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो सर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फोर्स के बगल में ऐसे मैक्स लगा दीजिए ना, ताकि पता चले कि एकदम मैक्सिमम है। थीटा 90 रख दिए तो मैक्सिमम हो। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये चुंबकीय बल ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्स लगा दिया। तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है बराबर क्यू भी बी साइन 90 बोलो 1 रख दिया। चलो यहाँ से आ गया बेटा। जानते हो इसको मैंने क्यों यूज़ किया? बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कर सकता है, जहाँ से भी कर दे, आपको पूरा मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहा हूँ, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। कहीं से भी करेगा, बिहार बोर्ड का औकात नहीं होता। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक फार्मूला यहाँ पे मैंने ले आया कि मैक्सिमम चुंबकीय बल यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या होगा? बोलो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा रे बाबा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होगा क्यू भी बी। यहाँ से एक बार और समझो कि अगर कोई पार्टिकल जो चार्ज्ड पार्टिकल है, आवेश युक्त पार्टिकल है, जिस पर कुछ आवेश भी है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर गतिशील है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि गतिशील है,
तब तो उस पर कितना बल लगेगा, बता दा कितना बल लगेगा। हम आपसे क्वेश्चन कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश युक्त कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है तो इस पर लगा बल होगा, लंबवत गतिशील है तो थीटा 90 रख देना बेटा, थीटा 90 तो आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा। क्यों है इसी को घुमा के कर देगा कि अधिकतम चुंबकीय बल का एक्सप्रेशन निम्नलिखित में कौन है। अरे ससुरा, बल तो अधिकतम तब न होता है जब थीटा 90 होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? आ रही होगी। यहाँ से बी का फार्मूला निकाल जरा। अब तुम लोग बी का निकाल के रेडी रख, हमें लगता है कि आप लोग निकाल लियो। बी बराबर, इसीलिए बी बराबर हो जाएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अपॉन क्यू भी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो जी हाँ, तो ये बात आपको मैं बताया कि मैक्सिमम मैग्नेटिक, मैंने निकाल लिया बी का फॉर्मूला। यार सर बी क्या है सर? तो बी हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, मैंने बताया व्योर बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आई मीन चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। इसको आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हो, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, ला डिफिनीशंस आपसे पूछ देगा कि चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन बता देना। चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन तो सर सिंपल है, क्या दोगे डिफिनेशन बताओ? डिफिनेशन खुद से लिखना है, मैं बोल दे रहा हूँ। अधिकतम चुंबकीय बल, राइट, अधिकतम चुंबकीय बल तथा क्यू भी का अनुपात, आप ऐसे ही लिख सकते हो, क्यू भी का अनुपात ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से, अधिकतम चुंबकीय बल तथा क्यू भी का अनुपात ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसको और सुंदर करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि अधिकतम चुंबकीय बल तथा आवेश और उसके वेग के गुणनफल का अनुपात चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आप लिख सकते हो। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ पे, मैं छोड़ दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आपका डेफिनेशन होना चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं बढ़ जाता हूँ एसआई यूनिट पर। किसका एसआई यूनिट सर? तो बी का। बी मतलब क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट हम लोग निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकालेंगे एसआई यूनिट? तो निकाल लो, हाँ निकालना, क्या होगा सर? मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट निकाल रहे हैं आप। ऐसा यूनिट तो तब नहीं निकाल पाएंगे जब फार्मूला मालूम रहेगा। तो ऊपर फार्मूले न है, बताओ। ऊपर हो गया बल। देख बेटा, डिफिनेशन देने के बाद आप अर्थार्थ में ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है? डिफिनेशन दोगे, अर्थार्थ में ये चीज़ नीचे लिख दोगे। अर्थात इतना है ताकि ग्रैंड फादर आई मीन मेरी दादाजी कहने का मतलब है जो आपका कॉपी वहाँ पे सेक करेंगे वो समझ सके। चलो अब निकालो एसआई यूनिट, निकालो इसको। तो ऊपर है चुंबकीय बल है ना बेटा, चाहे कोई भी बल हो, न्यूटन होगा एसआई यूनिट। आवेश का कूलम्ब होगा एंड मल्टीप्लाई भी फॉर वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। यू अंडरस्टैंड राइट? एंड न्यूटन। कूलम्ब बटा सेकेंड को क्या बोलते हैं बेटा? कूलम्ब बटा सेकेंड, इसको हम यहाँ ले आ सकते हैं। तो कूलम्ब बटा सेकेंड को एम्पियर कहते हो। मीटर 10 के 10 सीधा कर दो तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। यार ये हो गया एसआई यूनिट, और इसी को हम लोग टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ला। क्या कहते हैं? टेस्ला। तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपका। आपसे क्वेश्चंस कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। एसआई यूनिट ऑफ बी क्या होगा बेटा? टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। व्हाट इज टेस्ला? टेस्ला किसको कह रहे हैं? तो हम लोग न्यूटन एम्पियर इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 को टेस्ला कह रहे हैं। ये भी दे सकता है, ऐसे ऐसे 4 को बांधर आ जाएगा, केकरो पर एम्पियर इनवर्स 2 रहेगा, एक पर 0 रहेगा, ऐसे कुछ करके दे देगा कि इनमें से कौन टेस्ला है। यार वर्ड है, बिलीव कर लाइक ना है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसको आप टेस्ला कहते हो, दिमाग में रख लो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीजीएस यूनिट भी फेमस है यार। सीजीएस यूनिट ऑफ वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट भी पूछ दिया करता है। सीजीएस यूनिट भी पूछ दिया करता है।
तो सीजीएस यूनिट इसका गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। क्या होता है? गॉस। कैपिटल जी से आप रिप्रेजेंट करोगे। टेस्ला का सिंबल कैपिटल टी होगा, गॉस का सिंबल कैपिटल जी होगा। गॉस इज द यूनिट ऑफ वेक्टर वी, बट कैसा? तो सीजीएस। अब ये दोनों में कुछ रिलेशंस भी है, तो आपको रिलेशन को मैं बता दूं। क्या बता दूं? ये गॉस छोटा बेटा है, गॉस छोटा है। तो एक टेस्ला में, मतलब एक तस्ला में 10 के पावर 4 को गमला अट जाएगा। 10 के पावर 4, क्योंकि गॉस छोटा यूनिट है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र का छोटका मात्रक है। कैसा मात्रक है? बोलो, छोटका मात्रक है। तो एक टेस्ला में कितना गॉस? 10 के पावर 4 गॉस। 10 के पावर 4 गॉस। तो फटाफट यहाँ से बता दो कि एक गॉस में कितना टेस्ला, बोलो फटाफट। 10 के पावर -4 टेस्ला। ठीक है, चलो यहाँ तक मैंने आ गया। देखो, मैं बहुत कुछ आप लोग को बताया हूँ, देख लो, बहुत कुछ बताया हूँ। अगर आप क्लियर करते जा रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट को, तो उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद रखना, यहाँ तक सही आप लोग? मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि क्या है ना है। अब जो हम आप लोग को बात बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने। सर अभी तक क्या बता रहे थे? इंपॉर्टेंट नहीं था जी, ये भी इंपॉर्टेंट था, बस आप समझ लो इतना था। अच्छा, एक चीज़ और निकाल लेते हैं। क्यों उसको छोड़ दें? मैं उसको क्यों छोड़ दूँ? उसे भी मैं निकाल देता हूँ। क्या निकालने वाले हैं सर? तो मैं जो निकालने वाला हूँ, मैं आपसे नहीं बोलूँगा। मैं जो निकालने वाला हूँ वो है आपका चुंबकीय क्षेत्र का बीमा। निकाल दो। छोटा बातें हैं, लेकिन यही सब आपसे पूछ दिया करता है। मैं आपको निकाल करके दे रहा हूँ, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। चुंबकीय क्षेत्र का एक ऐसा फार्मूला है जिससे आपको डिफिनीशन भी क्लियर हो जा रही है, इससे आपका यूनिट भी क्लियर हो जा रही है। तो ऐसे फार्मूला को प्लीज़ रिमेंबर रख लो। अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है? पूछ सकता है बेटा, डायमेंशनल फार्मूला उसका क्या हो सकता है? तो निकालेंगे ना डायमेंशनल फार्मूला, तो उसका निकालेंगे। क्या होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला? वो तो निकालना पड़ेगा। तो निकाल देखो, निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है बोलो? बल बट्टा, देखो, मैक्सिमम फोर्स बट्टा क्यूब, ये होता है फार्मूला ना। मैक्सिमम फोर्स हो चाहे मिनिमम फोर्स हो रहा है, तो फोर्स है ना। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mL/2। ठीक है, कैलकुलेशन राइट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है आपका? चार्ज का क्या होता है? आवेश का बीमा एक्चुअली में नहीं होता, उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। बीमीय सूत्र, बीमा और बीमीय सूत्र में क्या अंतर है थोड़ा मैं बता दूंगा आगे, लेकिन बस समझो यहाँ पर। अब इसका बीमीय सूत्र होता है AT या तो IT। फिलहाल मैं IT का यूज़ कर रहा हूँ। IT मल्टीप्लाई का साइन होता है। वेलोसिटी का क्या हो सका डायमेंशनल फार्मूला? बताओ, वेलोसिटी का तो आता है या नहीं आता है? तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लंबाई है और टाइम का ही हो जाएगा, तो LT−1 हो जाएगा। आता होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूँ। LT−1। अब इसी को सोल्व कर लो ना, तो हमें लगता है कि ML/ET तो क्या हो जाएगा बोलो? T के पावर 0 हो जाएगी, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो T−1 और L से L भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, ख़त्म नहीं कर देना है, पावर 0 कर देते हैं। देखो यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, दोनों बट्टा में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी। T−2 और I को ऊपर फेंक दो, तो I−1 और T−2, यही बचा ना। यही हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। क्या हो गया देखो, M के पावर 1 है, L के पावर 0 है, I का पावर -1 है, T के पावर -2। याद हुआ? याद तो नहीं करना है। हमारे स्टूडेंट्स डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं करते हैं, वो याद करते हैं कि ससुरा आया कहाँ से, वो कॉन्सेप्ट को याद करते हैं। और आपको भी कॉन्सेप्ट को ही याद करना है, बोलो हाँ या ना? आपको भी कॉन्सेप्ट को ही याद करना चाहिए। तो याद कर लिए होंगे। क्या मैं कुछ और बताने वाला था? जी, मैं बताने वाला था कि डायमेंशनल फार्मूला
डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब विमीय सूत्र, और एक डायमेंशन होता है, एक क्या होता है, डायमेंशन। ये दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। देखो एक्चुअली में ये हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाले, AML3 जो आप जानते हैं ये डायमेंशनल फार्मूला होता है फोर्स का। अगर इसी में हम आपसे ऐसे पूछ दें कि जो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसमें टाइम का डायमेंशन क्या होता है, एक्चुअली में डायमेंशन इज द पावर। डायमेंशन हम लोग पावर को बोलते हैं, घात को बोलते हैं। तो हम आपसे बोलेंगे कि जो बल का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसमें टाइम का बीमा क्या है, टाइम का डायमेंशन क्या है, तो -2, लंबाई का 1 है, मास का 1 है, ऐसा होगा ना। अब यहाँ पर जैसे आप निकालें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला, तो बताओ ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फार्मूला में हम आपको लेंथ का बीमा पूछ देंगे तो सर 0 है। इलेक्ट्रिक करंट का बीमा पूछ देंगे सर -1 है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो ना जी। ये बातें थी। अब जो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, जो आपका हेडिंग होने वाला है, नया हेडिंग, वो क्या होने वाला है सर, जल्दी जल्दी किया जाए, जल्दी किया जाए, सब्र नहीं हो रहा है। देखो इतना तक अगर आप पढ़ लिए हैं, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को दौड़ा देंगे। ध्यान देना, मेरा जो हेडिंग है ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ध्यान देना, आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना। अब हम लोग करेंगे क्या, इस स्टोरी को भी आपको मैं समझा देता हूँ। मेरा जो पेन है, पेन जो है लालटेन की तरह चल रहा है, ध्यान देना, पेन की ज़रूरत है। सब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को रन करा देंगे। रन मतलब क्या होता है सर, दौड़ा देंगे। स्टोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो यार, मान लो कि ए जो हो गया आपका एक जोन हो गया, जोन का मतलब होता है क्षेत्र। ए हाथ जिस बाउंड्री लाइन तक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, इस बाउंड्री लाइन तक चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वह इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड है डायरेक्शन। ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है, वेक्टर बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलरी इनवर्ड, मतलब आप समझ रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन अंदर की ओर है। अमेजिंग कर पाना, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन अंदर की ओर है, वेक्टर बी का डायरेक्शन अंदर की ओर है। और इसमें एक सर्कुलर मैंने पाथ लिया, इस प्रकार से मैं सर्कुलर पाथ लिया। अभी सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, तो मान लो इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। अभी जो सर्कुलर पाथ है, इसी पाथ पे हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को रन करा देंगे, किसी चार्ज पार्टिकल को क्या करा देंगे, रन करा देंगे। जैसे ये आपका पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसको हम दौड़ाएंगे, रन कराएंगे। तो ये चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल नहीं है, उदासीन पार्टिकल नहीं है, चार्ज पार्टिकल, मतलब कुछ ना कुछ आवेश है। मान लेते हैं कि इस पर आवेश कितना है, क्यू। लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना कि आर रेडियस वाले, ध्यान देना, आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर क्यू आवेश युक्त पार्टिकल गतिशील है। मान लेते कि यही पार्टिकल जो है गतिशील है। कॉन्सेप्ट समझना आप, यही पार्टिकल गतिशील है। अब गतिशील है तो कोई ना कोई वेलोसिटी से होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी से होगा। ध्यान देना, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने एगो बिंदु ले लिया P। अब मैं जानना चाहा कि P बिंदु पर इसका वेलोसिटी क्या था। ऐसे ही घूम रहा है बेटा, अमेजिंग करना, ऐसे घूम रहा है, तो मैं P पॉइंट पर इसका वेलोसिटी जानने की मेरे में इच्छा हुई कि क्या है। तो इस P पॉइंट पर मैंने ऐसे टैजेंट डाल दिया, ये टैजेंट डाल दिया, वहीं टैजेंट उसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसा मैंने डाल दिया, राइट। अब देखो,
मान लेते हैं इस पॉइंट पर आया था, इसे रोटेशन कर रहा था, इस पॉइंट पर हम लोग जांचें कि इसका वेलोसिटी कितना है, तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, v वेलोसिटी से रन कर रहा है और इस डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन भी पता चल गया, इस डायरेक्शन में। सोच रहे हो ना। अब हम ये सोचेंगे कि ये पार्टिकल ये जो घूम रहा है, रोटेशन जो कर रहा है इतना वेलोसिटी से जो रन कर रहा है, इस पार्टिकल पर आखिर चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगा रहा है। बल तो लगाएगा, क्यों लगाएगा सर? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि कोई भी पार्टिकल जो आवेश युक्त है वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर वह गतिशील है, मूविंग कर रहा है, तो उसे फोर्स लगाएगा। तो क्या ये बैठा हुआ है, ये भी तो गतिशील है ना, तो इस पर भी तो फोर्स लगाएगा ना। तो कितना लगाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो ध्यान देना, चार्ज पार्टिकल पर लगा मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ये हो जाएगा आपका QVB sin थीटा, इतना ही होता है ना फार्मूला। QVB sin थीटा की जगह हम 90 डिग्री रख देंगे तो ये हो जाएगा। सर 90 डिग्री शॉक से नहीं, 90 डिग्री शॉक से नहीं, सोच देते हो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत है, अंदर की ओर है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र मान लो इसके अंदर की ओर, और इस प्रकार से है चुंबक आपका गतिशील। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो गया, सोच सकते हो वेलोसिटी ऐसे हो गया और इस प्रकार से अंदर की ओर है। अमेजिंग कर पा रहे हो आप? हाँ, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि वेक्टर बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख पाएंगे तो अच्छा रहेगा बात, ठीक है। तो कितना फोर्स लग रहा है, इतना। मतलब आप समझ लीजिए, ये भी एक फार्मूला, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी सर्कुलर पाथ पे अगर रोटेशन करेगा तो उस पर इतना ही फोर्स लगेगा, QVB लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इतना बल लगेगा। सर बल लगेगा किधर? बल भी तो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शंस क्या होगा? तो अगर आप उसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन सेंटर की हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? तो सेंटर की ओर। किसकी ओर? सेंटर की ओर। एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, सेंटर की ओर। अब ध्यान देना, अब जो मेन स्टोरी जो आपको समझने वाली बात है, एक चीज़ और जो मैं बक रहा हूँ उसको सुनना, बात को सुनना। ये वाली बात आपसे पूछता नहीं है वहाँ पर कि करके दिखाओ, आपको ऑब्जेक्टिव देगा, इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेशन यदि करे तो उस पर कितना फोर्स उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा। तो कितना लगेगा? QVB। और वो फोर्स का डायरेक्शंस क्या होगा? तो उसके सेंटर की ओर। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ स्टोरी समझना है। ऐसा तो नहीं ना है कि यह जो बल है, यह बल इस चुंबकीय, ये जो पार्टिकल जो घूम रहा है, जो इतना वेलोसिटी से जो घूम रहा है, उसके वेलोसिटी को बढ़ा दे या घटा दे? ऐसा हो सकता है क्या? ये बल जो है इसको ढकेल देगा और कस के, ऐसा होगा? तो याद रखना यार कि इस बल के द्वारा इस पार्टिकल पर किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं होगा। इस पार्टिकल के जो वेलोसिटी है v, वो इतना ही वेलोसिटी से हमेशा रोटेशन करते रहेगा। इतना ही वेलोसिटी, जैसे अगर मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर गतिशील है तो उतना ही वेग से गतिशील होगा। इस फोर्स के कारण उसका वेलोसिटी नहीं तो बढ़ पाएगी, नहीं तो घट पाएगी। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों है नहीं ऐसा होगा। लेकिन एक चीज़ होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर जो है वह डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेलोसिटी का। यहाँ पर आएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल रोटेशन करते हुए आएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वह सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है हर पॉइंट्स पर अलग अलग हो जाएगी। कुछ समझ में आ रही है? तो सर क्यों नहीं ये चुंबकीय बल जो है इसके वेलोसिटी को क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? तो मैंने आपको बताया कि चुंबकीय बल के द्वारा किसी तरह का कोई कार्य ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देख सकते हैं ये पार्टिकल जब डिस्प्लेस्ड होगा तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर आप कार्य निकालना चाहें इस बल के द्वारा किया गया कार्य,
तो कार्ज होता है एफ एस कॉस थीटा, होता है या नहीं होता है बोलो। तो एफ एस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री और कॉस 90 जीरो, काज जीरो हो जाएगा, कार्ज कितना हो जाएगा जीरो। कहने का मतलब है आप समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड इसके वेलोसिटी को ना तो इंक्रीज कर पाएगी नहीं डिक्रीज कर पाएगी, एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब एक समान जो आपका वेग है, एक समान वेग से ये पार्टिकल इस पर रोटेशन कर पाएगा। वेग को आप न घटा पाएगा न बढ़ा पाएगा इस बल के कारण, ठीक है। तो आपको पता है जब कोई पार्टिकल ध्यान देना, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म मोशन करता है, एक समान वृत्तीय गति करता है, तब सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की ओर लगाता है, ध्यान देना। जब घूमेगा कोई भी पार्टिकल, ये चार्ज की इसी की बात नहीं हो रही, अब इसी की बात नहीं हो रही, हम और आप कोई भी अगर हम लोग किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करेंगे ना, तो आप उसके जो सेंटर है उस सेंटर पर हम लोग एक फोर्स लगाएंगे, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स लगाएंगे। तो सर हम लोग को फोर्स लगाने के लिए ताकत कहाँ से आ जाता है, वो फोर्स हम लोग को मिलता कहाँ से, वो पावर कहाँ से मिलता है। तो यार यह फोर्स जो है ना, सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है कितना होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स कितना लगता है बताओ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर ये सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस मान लेते हैं r है, इसका रेडियस कितना है r है, कैपिटल R मान लेते हैं रेडियस इसका। और कोई पार्टिकल है, इसका मास m है और इस पर रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन करने के कारण इसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगाएगा, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलेंगे। वो कितना लगाता है, तो पार्टिकल का मास और उसका वेलोसिटी का स्क्वायर बटा रेडियस, mv²/r सुने होंगे आप, mv²/r का नाम सुने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अगर चल दें तो सेंट्रीपेटल फोर्स तो लगाएगा ही, कितना लगाएगा, m मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का मास m मान लिया, पार्टिकल पर आवेश q है लेकिन कुछ मास तो होगा, तो मास m मान लिया, वेलोसिटी कितना मान लिया v, तो v²/r, इसका रेडियस कितना है कैपिटल R। ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन ये सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया। ये फोर्स मिला कहाँ से, तो ये फोर्स मिला मैग्नेटिक फोर्स वाला। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही का जो है कन्वर्ट हो गया, ऐसा समझ के चलो। तो यहाँ पर क्यू भी के हम बराबर कर देंगे, एक भी से एक भी कैंसिल कर देते हैं। बस समझना स्टोरी को और कॉपी पर आराम से नोट कर लेना। तो आ गया एम, ए को भी बचेगा, देख सकते हैं आप, बटा आर बराबर क्यू बी हो गया। तो यहाँ से भी का मान आप निकाल पाओगे, तो क्यू बी आर बटा एम, ये हो गया वेलोसिटी का। ये भी फार्मूला है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे यदि रोटेशंस करेगा तो उसके वेलोसिटी आप कैसे निकाल पाओगे, यदि उसका मास गिवन है, पाथ का रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और उस पार्टिकल पर कितना चार्ज गिवन, अगर इस चार बात गिवन है तो वेलोसिटी का निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब जरा सा देखना, अब देखना, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखना। यदि टाइम ऑफ रिवोल्यूशन बराबर कैपिटल टी, मतलब परिक्रमण काल कितना हो, कैपिटल टी हो। परिक्रमण काल कितना हो, कैपिटल टी। परिक्रमण काल मतलब ये जो पार्टिकल है इसको एक परिक्रमा करने में, मतलब यहाँ से चला तो यहाँ तक आने में मान लिया कि समय लगा उसको कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड है, आवर्तकाल इसको बोलते हैं, कैपिटल टी है। अच्छा बताओ, एक परिक्रमा करेगा तो कितना टाइम लिया, कैपिटल टी। अच्छा एक परिक्रमा में टाइम लिया कैपिटल टी, टाइम तो मिल गया बेटा। अच्छा एक परिक्रमा में वो डिस्टेंस कितना तय करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे रोटेशन करके आगे तक कितना तय करेगा, बताओ कितना दूरी तय कर पाएगा। हमें तो लगता है कि जब पार्टिकल यहाँ से ऐसे चलेगा फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें लगता है कि वृत्त की परिधि एक कंप्लीट कर दिया,
एक तो तरह के सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया, परिधि हो गया, मतलब इसके द्वारा तय किया गया दूरी वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगी और इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R, ये ना हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगी, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई R। इसीलिए रे बउआ, इसीलिए अगर हम वेग फिर से अगर हम वेग निकाल दें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, या इसको आप दूरी बटा समय कहो। 2 पाई R बटा हम कैपिटल T लिख दे रहे हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं समीकरण V का, और इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप, पहला वाला को फर्स्ट मान लिया और जो अभी जो निकाला है V का एक्सप्रेशन इसको सेकंड मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाबू विश्वास करके मैं आपको दे रहा हूँ, क्यू बी आर बट्टा एम जो है, क्यू बी आर बट्टा एम, उसको मैं 2 पाई आर बट्टा टी के इक्वल कर देता हूँ। आर से आर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा क्यू, बोलो क्यू बी बट्टा एम बच जाएगी, इधर बच जाएगा 2 पाई बट्टा टी। और एक बात मैं बता दूँ, आपके सेहत के लिए अच्छा होगा, 2 पाई बट्टा टी को ओमेगा कहते हैं। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति होता है, कोणीय आवृत्ति होता है ओमेगा। तो बताओ कोणीय आवृत्ति 2 पाई बट्टा टी को कहते हैं, और इसका एक्सप्रेशन निकल गया क्यू बी बट्टा एम, कोणीय आवृत्ति का। अब चलो देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो आपने क्या निकाला 2 पाई बट्टा टी का एक्सप्रेशन क्यू बी बट्टा एम। यहाँ से हम 1 बट्टा टी का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, तो हो जाएगा क्यू बी, 2 पाई को नीचे ले लेंगे तो ए हो जाएगा, और 1 बट्टा टी को आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का ए हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा। बताओ कि क्या ये फ्रीक्वेंसी उस सर्कुलर पाथ के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? बताओ सोच के, अगर ये रेडियस, इस जो सर्कुलर पाथ आपको है ना, इसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं सर, अगर रेडियस पर डिपेंड करता तो इसके एक्सप्रेशंस में, आई मीन इसके फार्मूला में रेडियस ज़रूर होता, आर जरूर होता, लेकिन नहीं है, नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड एट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, उस पर भी डिपेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं कर रहा एंड फ्रीक्वेंसी भी नहीं कर रहा, दोनों का दोनों से डिपेंड नहीं कर रहा। आ रहे कुछ, मतलब कोई भी हो, जैसे ई पाथ है, इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, सबके तो अलग अलग है, रेडियस सबका अलग अलग है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबका सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सबका क्या होगा, सेम होगा। कब फ्रीक्वेंसी सेम कब होगा? जब पार्टिकल का चार्ज सेम होगा, मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक पार्टिकल को घुमा रहे हैं और एगो इसमें पार्टिकल घुमा रहे हैं, अगर इस पर भी 2 कूलम का बेस है, इस पर भी 2 कूलम का बेस है, और भी मैं मान लेता हूँ इसका जो मास है इस पार्टिकल का, वहीं इसका मास है, हर तरह से सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रबलता है वहाँ पर भी रहना चाहिए, लेकिन इसका साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, इसका रेडियस है जो भी हो उसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। आप कुछ पकड़ पा रहे हैं? इसीलिए ही खास है कि जो फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड नहीं करता है सर्कुलर पाथ के रेडियस पर, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का आपसे व्यंजक पूछ दिया करता है कि निम्नलिखित में कौन साइक्लोट्रॉन जो है फ्रीक्वेंसी का व्यंजक है, फार्मूला है, तो बता सकते हैं क्यू बी बटा 2 पाई एम, क्यू बी बटा 2 पाई एम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज की सेवा हम लोग इतना ही बस समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर हो गए होंगे, और इसके पीछे वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर, वो भी आप कवर कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव वगैरह आप करते रहो, जो मैंने कराया है किताब को पढ़ो, किताब से भी ऑब्जेक्टिव करो, गाइड वगैरह जो भी है करते रहो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।